नमस्ते। मैं प्रेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है तथा भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियाँ जरूरी होती है। शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए, वैज्ञानिक होनी चाहिए तथा उसमें बच्चे सक्रिय रह सके। आज हम अन्य शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण की प्रथम विधि है व्याकरण विधि। इसमें व्याकरण के नियमों को याद कराया जाता है। अध्यापक शब्दों का संगठन तथा वाक्य बनाने के नियमों को पढ़ाता है, इसलिए इसको व्याकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में प्रमुख दोष है कि व्याकरण के नियमों को वास्तविक भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। वास्तविक भाषा के जो शब्द होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता और व्याकरण के नियमों को महत्व ज़्यादा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें अन्य भाषा के शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। ये विधि प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके दो तत्व प्रमुख होते हैं, पहला व्याकरण तथा अनुवाद। पहले दूसरी भाषा का व्याकरण सिखाया जाता है, फिर उसका मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। मातृभाषा का व्याकरण सीखा हुआ रहता है, उसका अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। विद्यार्थी को शिक्षक भाषा बनाना करना सिखाता है तथा विद्यार्थी दूसरी भाषा के शब्दकोशों के साथ उसका अनुवाद करता है। व्याकरण अनुवाद विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है। प्रथम तो ये प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन काल से दूसरी भाषा को सीखने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का व्याकरण पढ़ाने में भी इस विधि का अनुसरण किया जाता है। तीसरा है इस विधि पर स्वयं शिक्षण मालाएं, जो दूसरी भाषा की स्वयं शिक्षण मालाएं बनी हुई रहती है वह भी इसी विधि पर आधारित होती है। चौथा है अन्य भाषा का शब्द से अनुवाद मातृभाषा में किया जा सकता है। पांचवा है मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा में अनुवाद करना संभव होता है। छठा है सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि में शब्दों से पहले व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। सातवां है बोलने की अपेक्षा लिखने तथा पढ़ने पर बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद भाषा की विशेषताओं के साथ कुछ दोष भी है। पहला दोष है कि दो भाषाएं समान नहीं हो सकती। दोनों भाषाओं पर अधिकार असंभव है। प्रत्येक शिक्षार्थी दोनों भाषाओं पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा है मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में दूसरी भाषा को रखना असंभव होता है। मातृभाषा तो बच्चा बचपन से सीखता है, अनुसरण करके सीख जाता है, उसके बराबर में दूसरी भाषा को रखना संभव नहीं होता है। चौथा है ये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहता है। पांचवा है अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। छठा है सीखे जाने वाली भाषा का महत्व कम हो जाता है। 18वीं सदी के भाषा वैज्ञानिक जॉन बेसडो के अनुसार भाषा शिक्षण में पहले बोलने और पढ़ने पर बल देना चाहिए, व्याकरण पर बाद में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाषा शिक्षण के नियम होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन इसमें तो सबसे पहले व्याकरण पर बल दिया जाता है, इसलिए ये पद्धति सही नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं मानी गई है। तीसरी भाषा शिक्षण विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसमें शिक्षार्थी को अन्य भाषा के सीधे संपर्क में लाकर मौखिक अभ्यास के द्वारा दूसरी भाषा सिखाई जाती है। इसका अन्य नाम मौखिक वार्तालाप विधि भी होती है। आजकल जैसे इंग्लिश स्कूलों में या दूसरे स्कूलों में बच्चों को इस तरह से शब्द सिखाए जाते हैं जो साउंड वर्ड होते हैं, एक के साथ दूसरा शब्द बोला जाता है, व्याकरण का ज्ञान बाद में कराया जाता है। इस विधि की लोकप्रियता के कारण ये है कि भाषा का तात्पर्य बोलने से है। पहले बोलना सीखते हैं, सुनते हैं विद्यार्थी अध्यापक से और उसके बाद उसको बोलना सीखते हैं। दूसरा है भाषा आदतों का समूह है। बच्चे में आदत पड़ जाती है, वह शब्द बोलने लग जाता है, देखने लग जाता है, अनुसरण करने लग जाता है। तीसरा है भाषा वह है जो बोलते हैं, व्याकरण नहीं। जो मेन भाषा भाषी लोग होते हैं जो भाषा बोलते हैं वही भाषा कहलाई जाती है, व्याकरण नहीं। जिस प्रकार बालक श्रवण और अनुसरण के द्वारा मातृभाषा सीख जाता है, वैसे अन्य भाषा भी अपने आप सीख जाता है।